गाइस अगर तुम सच में आज कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये वीडियो शुरू के 10-15 मिनट थोड़े से बोरिंग हो सकती है, पर आगे तुम्हें सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई आ गया एक नई एनिमे सीरीज लेकर जिसमें कॉमेडी, एक्शन और एंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें खून लगी शॉट को दिखाया जाता है। इसमें खून की बूंदें जमीन पर टपक रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे समुराई जो कि एक लड़के पर हमला कर देते हैं, पर वो लड़का अकेला ही उन सभी समुराई को धूल चटा देता है। तभी वहाँ एक दूसरे समुराई का ग्रुप आता है और उनका पूरा ग्रुप वहाँ की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर चारों तरफ लाशें पीछे होती है और बीच में खड़ा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। उस ग्रुप का एक लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर उनका लीडर उसे रोक देता है और कहता है तुम अभी भी जख्मी हो और ये मेरा शिकार है। उसके बाद वो कैप्टन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, उसका नाम साइतो है और वो इस ग्रुप का लीडर है और अब वो उससे लड़ना चाहता है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वो गली पर चलकर कहीं जा रहा होता है। तभी एक लड़की उसे बत्तोसाई कहकर बुलाती है। दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर का निक नेम बत्तोसाई है। वो पलट कर देखता है तो एक लड़की जो कि लकड़ी का तलवार पकड़े हुए होती है वो उसे ये मानने के लिए कह रही होती है कि वो बत्तोसाई है, पर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो लड़की कहती है कि तुम नाटक मत करो, आखिर कोई भी इतनी रात को तलवार लेकर नहीं घूमता। ऊपर से वो लड़की अपना स्वॉर्ड निकालकर हमला कर देती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से बचता हुआ जानबूझकर एक खंबे से टकरा जाता है ताकि उस लड़की को भरोसा दिला सके कि वो जो सोच रही है वो बत्तोसाई नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ये आइडिया काम भी कर जाता है। वो लड़की उससे पूछती है आखिर वो कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो एक रुरोनी है जिसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे रुरोनी का मतलब होता है एक तलवारबाज जो कि हमेशा सफर करता है, घूमते भटकते रहता है। वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम तलवारबाज हो तो भी, पर इस शहर में तलवार लेकर घूमना मना है। उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को तलवार को देखती है जो कि बिना धार तलवार होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं इस तलवार से किसी को जख्मी कर सकता हूँ। उसके बाद अब उसे पूरी तरह भरोसा हो जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बत्तोसाई नहीं है। और तभी वो लड़की पुलिस की आवाज सुनती है और उस तरफ जाने लगती है। उसके बाद हम एक मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि खुद को बत्तोसाई बताकर पुलिस वाले को मार रहा होता है। तभी वो लड़की अचानक से उस मास्क वाले आदमी पर हमला कर देती है। अरे पर ये क्या, वो लड़की खुद ही जख्मी हो जाती है। वो मास्क वाला आदमी उस लड़की पर हमला करने वाला ही होता है, पर काइसेन आकर उसे बचा लेता है। और हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर का नाम काइसेन है। वो मास्क वाला आदमी काइसेन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पुलिस का बैकअप आ जाता है तो उसे वहाँ से भागना पड़ता है। वो लड़की जख्मी होने के बावजूद भी उसका पीछा करने का सोचती है, पर काइसेन उसे रोक देता है और कहता है घायल होने के बाद भी किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है, मम्मी बहुत मारेगी बेटी तुमको। वो लड़के बताते कि बत्तोसाई काम्या का सिंड्रो नाम के टेक्निक से लोगों को मार रहा है जो कि उसके परिवार की टेक्निक है, इसलिए वो उसे पकड़ना चाहती है। पर काइसेन कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पुलिस वाले हमसे पूछताछ करेंगे। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को लेकर घर आ जाता है। फिर वो लड़की काइसेन को बताते कि शुरुआत में उनकी शॉर्ट टेक्निक उतनी मशहूर नहीं थी और उनके पास बस 10 स्टूडेंट थे और वो लोग उन्हें काफी मेहनत से टेक्निक सिखाते थे। पर 2 महीने पहले एक आदमी सड़कों पर लोगों को मारना शुरू कर देता है और ये हालत हो गई। वो बताती है कि उसके स्टूडेंट बत्तोसाई के नाम के खौफ से एकेडमी आना छोड़ दिया और कहती है मैं उस बत्तोसाई के बारे में तो नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ कि मुझे उसका जुल्म खत्म करना होगा। काइसेन कहता है अच्छा मैं समझ गया, और मैं चाहता हूँ कि तुम रात को यहाँ वहाँ मत घूमो क्योंकि वो आदमी तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर था। तलवारबाजी की टेक्निक इतनी जरूरी नहीं कि तुम उसके लिए अपने जान बाजी में लगाओ। गौरी कहती है काम्या का सुंदर तलवारबाजी की टेक्निक उसके फादर ने बनाया था। उसके फादर को जानलेवा तलवार काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने 10 साल मेहनत करके इस टेक्निक को बनाया था। पर फिर उसके फादर को सेना की तरफ से जंग में भर्ती कर लिया जाता है और वो आखिर में मारे जाते हैं। पर खुद को बत्तोसाई कहने वाला वो आदमी काम्या का सिंदूर तलवार का नाम लेकर 10 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और ये उनके टेक्निक को बदनाम कर रहा है। और वो कैसे इनसे कहते हैं कि तुम एक रोनोनी हो इसलिए तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। भाई लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है। फिर कैसेन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। बोलता है तो केवल मुंह लगा शेमड़ी। फिर वो बूढ़ा आदमी काउरी से कहता है कि उसे किसी भी अजनबी से दोस्ती बनाना नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद सुबह हो जाती है।
हम कौरी को उसी बूढ़े आदमी के साथ चलते हुए दिखाया जाता है। तभी वो लोग एक जगह पर काफी ज्यादा भीड़ देखते हैं और जब वहाँ सामने जाकर देखते हैं तो काइसेन दिखता है जिसको पुलिस ने तलवार लेकर घूमने के जुर्म में पकड़ लिया होता है। कौरी उसे बचाने के लिए पुलिस के पास जाती है पर पुलिस और कौरी की बहस हो जाती है। पर कौरी के साथ वो बूढ़ा आदमी होता है, वो पुलिस को रिश्वत देता है और बात को सेटल कर लेता है। ले भाई पकड़ 10 का नोट और खसक ले। फिर काइसेन उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया करता है कि उसने उसको बचा लिया। कौरी उससे पूछती कि आखिर वो इस शहर में कर क्या रहा है, क्या उसे कोई काम है। काइसेन कहता है कि हाँ उसे कुछ काम था इसलिए वो यहाँ रुका है। फिर काइसेन उस मास्क वाले आदमी के बारे में पूछता है। इसके बाद कौरी बताती कि उसने उस आदमी का काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल लिया जो कि दूसरे गांव में अकेडमी में रहता है। वो एक लंबा चौड़ा और काफी ज्यादा ताकतवर आदमी है। कौरी उसके बारे में और भी काफी सारे इंफॉर्मेशन देती है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसे घर जाकर खाना बनाना है और वहां से चला जाता है। काइसेन उससे पूछता है कि इस बूढ़े आदमी से तुम्हारा क्या रिश्ता है। कौरी बताती कि वो आदमी उसके साथ रहने वाले नौकर जैसा है और वो उसे रोड पर पड़ा मिला था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद काइसेन पूछता है कि आखिर वो बुढ़ाऊ है कहाँ से, पर कौरी बोलती है पता नहीं, बस पड़ा मिला था तो रख लिया, मेरे पास उसका कोई जानकारी नहीं है। अरे वो पागल लड़की बुढ़ाऊ हरामी हो सकता है, तुझे समझ नहीं आता क्या दुनिया कितनी मतलबी है। फिर काइसेन उसे काफी ज्यादा लापरवाह कहता है और वहां से कुछ काम का बहाना लेकर जाने लगता है। पर कौरी उसे रुकवाती है और उसे शुक्रिया करती है कि उसने उसे बचाया था, पर उसने उसे काफी बुरा बुरा बोला और इस वजह से वो माफी भी मांगती है। काइसेन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ये सब चीजों को माइंड नहीं लेता, मिलकर बॉस। उसके बाद रात हो जाती है। काइसेन उसी गांव वाले एकेडमी में पहुंच जाता है जहाँ वो मास्क वाला आदमी रहता है। काइसेन का दरवाजा काफी जोर जोर से पीटने लगता है, अबे खोल बे, कौन है बे, बाहर निकल। और तभी अंदर से एक गुंडे जैसा आदमी निकलता है और कहता है अबे क्या काम है तुझसे। काइसेन सीधे उस लीडर के बारे में पूछता है पर वो आदमी कहता है कि रोमियो जी यहाँ पर नहीं है। काइसेन कहता है अच्छा तो उसका नाम हिरुमा है, और मुझे तो लगा था कि उसका नाम बत्तोसाई है। और बत्तोसाई का नाम सुनकर वहाँ के सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है काउरी की तरफ। हम देखते हैं काउरी के पास वही बूढ़ा हुआ आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेडमी के बारे में। काउरी कहती है भाई मुझे नहीं बेचना है यार अकेडमी, तो जाना रे बूढ़ा यहाँ से, और उसे साफ मना कर देती है। पर तभी वहाँ वही मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसके काफी सारे लोग आ जाते हैं। बूढ़ा बताता है कि ये मास्क वाला आदमी उसका छोटा भाई है और ये सब उसकी साजिश थी इस एडमी को हड़पने के लिए। बोला था ना शेमड़ी तेरे को, पगलेट है तू पूरी, अब भुगत। तभी हमारा हीरो वहां पहुंच जाता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं। और मास्क वाला आदमी काइसेन को अंडर एस्टिमेट करता है और अपने कुछ लोगों को उसको हमला करने के लिए कहता है। काइसेन काफी आसानी से एक एक फटके में 5-5 लोगों को मार देता है भाई। और यहाँ कावरी उसे भागने के लिए कह रही थी, अरे भाई बच्चा समझ रही है क्या। पर यहाँ काइसेन अब सभी लोगों को हरा देता है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि असली बत्तोसाई तो भाई है। इसके बाद भी वो मास्क वाला आदमी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसे लड़ने के लिए आता है, पर अपना काइसेन भाई उसे एक ही अटैक में ढोल चटा देता है। इसके बाद अब बारी आती बुढ़ाऊ की और वो बुढ़ाऊ तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। काइसेन कावरी से माफी मांगता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, और अगर मैं चाहता तो ये सच तुम्हें कभी नहीं बताता। वहां से जाने लगता है पर कावरी कहती है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर यहाँ अकेडमी चला सकते हैं। काइसेन कहता है हाँ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम कावरू को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि एक हफ्ता बीत चुका है और सड़क पर होने वाले हादसे भी बंद हो चुके हैं, पर मेरा एक भी स्टूडेंट अकेडमी में वापस नहीं लौटा। काइसेन कहता है अगर कोई एक बार तलवारबाजी छोड़ देता है तो वो वापस नहीं आ सकता, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। कावरी कहती है पर मेरा गुस्सा तुम्हारे कारण भी है, एक तो तुम ऐसे बच्चे जैसे दिखते हो लेकिन तुम्हारी एज 28 साल है, ये तो एक साम्राज्यवादी होने के लिए काफी कम उम्र है। काइसेन कहता है अच्छा ये परेशानी है, तो अगर मेरी उम्र 30 से ज्यादा हुई तो चलेगा। पर कावरू कहती है ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं, तुम चुप ही रहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम कावरू और काइसेन को दूसरे एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं क्योंकि कावरू को प्रैक्टिस करनी होती है और पास ही वाले गाँव में उसके पहचान का एक एकेडमी होता है। वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं पर काइसेन से एक बच्चा आकर टकराता है और उसका पर्स चुरा लेता है, पर कावरू उसे पकड़ लेती है। वो लड़का कहता है अरे दूर हट बदसूरत औरत, और फिर उन दोनों की बहस होने लगती है। अबे तूने मुझे बदसूरत कैसे बोला, मैं यहाँ की महान शॉट्समैन हूँ, तुझे पता
भी है क्या। पर यहाँ पर काइसन उन दोनों को शांत करवाते हुए उस बच्चे को अपना पर्स दे देता है और बोलता है अगली बार से मत पकड़ाना और जा जी ले अपनी जिंदगी, और फिर वहां से जाने लगता है। पर तभी वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका काइसन को उसका पर्स वापस फेंक कर मारता है और कहता है मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं, मैं खुद से कमा खा लूंगा। भाई इतना एटीट्यूड वाला और ईगो वाला है तो खुद से कमा लेता, चोरी क्यों कर रहा है। उसके बाद वो लड़का अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। मेरे पापा वो थे, ये थे, मेरे पापा बहुत बड़े एकेडमी के मालिक है, मैं तो बस तुम लोग को आजमा रहा था क्योंकि तुम तलवार लेकर घूम रहे हो तो मुझे शक हुआ तुम्हारे ऊपर। काइसन कहता है अरे बच्चे तुम अभी भी ये दिखावा कर रहे हो, तुम एक बच्चे हो, पर मुझे लगता है तुम्हारा दिल काफी ज्यादा मजबूत है। वो लड़का कह रहा है अबे बच्चा किसको बोल रहा है, मेरा नाम याहिको है। उसके बाद काइसन उस लड़के से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे बच्चा कह दिया था। ये भी क्या बात है भाई, भलाई का जमाना ही नहीं है, बच्चे को बच्चे नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उसके बाद वो बच्चा वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। फिर काइसन और काओरी टोक्यो पहुंच जाते हैं और वहाँ चारों तरफ देखते तो अलग अलग तरह की दुकान होती है। मेरे हिसाब से ये कोई मार्केट है। काओरी काइसन से पूछती है वैसे तुम यहाँ आने से पहले रहते कहाँ थे, तुम्हारा कोई ठिकाना बिकाना है कि नहीं भाई। काइसन कहता है मैं तो एक रोनी हूँ, मैं भटकता रहता हूँ। काओरी अपन मन में सोचती है समझ नहीं आता ये एक रोनी बनाई क्यों। पर ये सभी बातों को छोड़ते हुए काओरी काइसन से कहती है कि वो शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रही है, तब तक वो उसकी कुछ बताए सामानों को खरीद कर ला दे। काइसन चला जाता है तभी काओरी के पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकता है और उसमें एक ऑफिसर बैठा होता है। वो पूछता है कि पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता कहाँ है। काओरी उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता बताती है, यहाँ से लेफ्ट जाना, फिर लेफ्ट जाना और चले जाना। फिर उसके जाने के बाद काओरी अपने मन में सोचती है आखिर वो आदमी था कौन, उसने पहले कभी तो उसे यहाँ नहीं देखा। हमें पता चलता है कि वो आदमी बत्तोसाई मतलब काइसन की तलाश कर रहा है और फिर हम उसी चोर बच्चे को देखते हैं, इसका नाम याहिको है लेकिन मैं इसको चोर बच्चा बोलूंगा अभी। और तभी उस चोर बच्चे के पास कुछ गुंडे आते हैं bully करने। हर एनीमे में होते हैं भाई, इसमें भी है। फिर वो लोग उसको bully करने लगते हैं और पैसे मांगते हैं। याहिको कहता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है पर मैं तुम लोग को शाम तक दे दूंगा। और ये सुनकर वो आदमी उसे काफी ज्यादा मारने लगता है कि उसे जल्दी पैसा देना चाहिए। फिर हम काओरी को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग पर जा रही होती है, पर तभी वो देखती है कि सभी लोग भागकर किसी तरफ जा रहे हैं। वो एक को आदमी को रुकाकर पूछती है कि वो आखिर भाग क्यों रहे हैं। वो आदमी कहता है कि पुलिस वाले ने किसी को तलवार रखने के जुर्म में पकड़ा है और हम सभी को पता है कि आखिर कौन गिरफ्तार हुआ होगा। फिर हम काइसन को देखते हैं जिसे कि पुलिस वालों ने घेर लिया होता है और अपनी तलवार पुलिस वाले को देने के लिए कहते हैं, पर काइसन उनकी बात नहीं मान रहा होता। पर तभी वहाँ स्पेशल फोर्स आ जाती है जिनके हाथों में तलवार होती है। यहाँ नॉर्मल पुलिस इस स्पेशल पुलिस फोर्स से बात करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि काइसन ने अभी तक कोई भी हमला नहीं किया है और वो लोग उसे बात करके संभाल लेंगे। पर तभी वो स्पेशल पुलिस फोर्स वाला लेफ्टिनेंट, इसका नाम उजाकी है, वो पुलिस वाले को अपने शॉट से मारता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद उजाकी काइसन को काफी ज्यादा भड़काने लगता है क्योंकि अगर काइसन ने उस पर तलवार निकाल कर हमला किया तो उजाकी को काफी आसानी होगी उसे मारने में, क्योंकि वो एक रिपोर्ट दे सकता है कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस पे उसे मारा है। फिर वो लोग काओरी को हॉस्टेज बना लेते हैं और कहते हैं अगर काइसन ने उनके ऊपर तलवार नहीं उठाया तो वो काओरी के साथ काफी बुरा करेंगे। पर काइसन अभी भी नहीं मानता। उसके बाद उजाकी कहता है कि यहाँ सभी लोग को मार दो जो भी आवाज उठाएगा। पर तभी काइसन काफी गुस्से में कहता है मिस काओरी के खिलाफ या शहर वाले किसी एक के भी खिलाफ अगर तुम्हारी तलवार 1 इंच भी चली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और मैं तुमसे लड़ूंगा, तो मुझसे लड़ो। पर उजाकी तो यही चाहता था और वो हाँ कर देता है और कहता है कि ये मत भूलो कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पर तुम्हें मार सकता हूँ, अब छू तो ले उसको। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी घोड़े वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़े ओहदे पर होता है और किसी ऑफिसर से बात कर रहा होता है और यहाँ बात चल रही होती है बत्तोसाई के बारे में, मतलब हमारे काइसन के बारे में। वो ऑफिसर उस दूसरे ऑफिसर से कहता है कि वो जिसके लिए यहाँ आया है दरअसल वो फेक बत्तोसाई है, पर वो कह रहा है कि उसने असली बत्तोसाई से मार खाई है और उसी ने उसे पकड़वाया है जो कि हमारा काइसन है। पर वो ऑफिसर ये भी कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लुटेरे झूठ बोल रहे हो। फिर वो घोड़ा गाड़ी वाला ऑफिसर बताता है कि बत्तोसाई वो महान नायक है जिसने अपनी तलवार की मदद से कई क्रांतिकारी नायकों को बचाया है और उसके बिना ये क्रांति कभी सफल नहीं हो पाती और उसने
कभी अपने मतलब के लिए लोगों को नहीं मारा। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है। वो ऑफिसर उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते? फिर वो सोल्जर माफी मांगता है और कहता है कि एक तलवारबाज ने उसकी स्पेशल फोर्स को हरा दिया है। फिर वो सोल्जर बताता है कि वो तलवारबाज अकेला था, उसका हाइट छोटा था और वो एक लाल बाल वाला लड़का था। और ये सुनकर वो घोड़ा गाड़ी वाला समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बत्तोसाई है। ऐसे इसका नाम घोड़ा गाड़ी वाला नहीं है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस आदमी का मुझे नाम नहीं पता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। काइसेन वहाँ सभी पुलिस वालों की बैंड बजा रहा होता है और वहाँ आखिरी बारी होती है उजाकी की। उजाकी उस पर अपनी काफी पावरफुल टेक्निक का यूज करके हमला करता है, पर फिर भी काइसेन उसे हरा देता है। और ये देखकर तो हाइको काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर काइसेन को सभी लोग घेर लेते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी वहाँ वही ऑफिसर आता है, घोड़ा गाड़ी वाला। इसका नाम यामागाता है। यामागाता काइसेन से कहता है कि आखिर मैं तुमसे मिल ही गया। काइसेन कहता है, अरे वाह, आपने तो दाढ़ी बढ़ा ली है, बिल्कुल मुच्छड़ लग रहे हो भाई साहब। यामागाता कहता है कि वो काइसेन को अपने साथ ले जाने आया है और वो उसे काफी अच्छी बड़ी पोस्ट देगा। पर काइसेन मना कर देता, बोलता है, अरे जा रही तू यहाँ से। और कहता है, मैं अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और वहां से चला जाता है। और दूसरा वाला लेफ्टिनेंट कहता है कि शहर वालों का कहना है गलती दरअसल पुलिस वालों की थी और उस लड़के की तलवार काफी ज्यादा सेफ है, तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। पर मुझे लगता था कि बत्तूसा एक काफी बेरहम और काफी क्रूर तलवारबाज है, पर असलियत में तो वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद हम काउरी और काइसेन को चलते हुए देखते हैं। फिर काइसेन काउरी से माफी मांगता है कि उसने उसकी वजह से अपना रिबन को तोड़वा लिया, और काउरी कहती है, कोई बात नहीं, बस बदले में तुम मेरे बताए गए सभी सामान को अच्छे से खरीद कर लाना। काउरी अपने मन में सोचती है, अब उसे समझ आया कि काइसेन आखिर रोनी क्यों बनकर रहना चाहता है, क्योंकि वो आजादी चाहता है, हमेशा आजाद रहना। और फिर हम योगी को देखते हैं जो कि रोड पर चलता हुआ जा रहा होता है और वो काइसेन की बातों को याद कर रहा होता है। और तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत का पर्स जमीन पर गिरा हुआ है और वो उसे उठाने ही वाला होता है, पर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हम काइसेन को देखते हैं जो कौड़ी के बताए सभी सामानों को लेकर पहुंच चुका होता है, और काइसेन के जेब से वही वॉलेट गिरता है जो कि उस लड़के ने चुरा लिया था, पर उसने उसको वापस भी कर दिया था। काइसेन अपने मन में सोचता है, अगर समय बदला नहीं होता तो वो लड़का एक काफी अच्छा समुराई बन गया होता। फिर हम याहिको को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठा होता है और उसके पास वही दो लड़के आते हैं बुली वाले, और वो उससे पैसे मांगते कि शाम हो गई भाई, अब पैसे दे। पर याहिको उसे पैसे देने से मना करता है और बोलता है अब वो चोरी का काम नहीं करेगा। पर ये सुनकर वो बदमाश लड़का उसे मारने लगता है और इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम काउरो को देखते हैं जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस करके घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि दो बदमाश लड़के याहिको को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हीं पूरे बदमाश लड़के को ग्रुप को देखते हैं। वो आदमी अभी भी याहिको को माफी मांगने के लिए कह रहा होता है और मार रहा होता है, पर उनका लीडर कहता है, अरे बस कर भाई, इतना मारेगा तो वो मर जाएगा। फिर वो काका याहिको से कहता है, अरे याहिको, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो अपना गुजारा कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि समुराई हो इसलिए बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब समय बदल चुका है और अब बस पैसों का राज चलता है भाई, पैसों का राज तो हमेशा चलता है। वो काका याहिको को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि भाई चोरी कर ले, पर अपना याहिको भाई भी अड़ियल, नहीं मानूंगा मतलब नहीं मानूंगा। पर ये बात उन लोगों को थोड़ी पसंद नहीं आती और फिर याहिको को पटक कर लतियाना शुरू। पर वो लोग मारते मारते एक गलती कर देते हैं कि जब वो उसे मार रहे होते हैं तो वो उसके माँ पापा को गाली दे देते हैं, और ये बात अपने याहिको भाई से बर्दाश्त नहीं होती। और फिर का जो आदमी उसके माँ पापा को गाली दे रहा होता है, याहिको लपक कर उसके दोनों घोटों को पकड़ लेता है और पूरे 1.5 गिलास गन्ने का जूस निकाल देता है। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और जमीन पर लेट जाता है। याहिको कहता है, मेरे पिताजी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सागुनाथ से गद्दारी करके शाही फौज छोड़ दिया और दूसरे फौज की तरफ से लड़े और शहीद हो गए, और मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए काफी तकलीफ उठाई और पैसे कमाए और बीमार होकर मारी गई। मेरे माँ पिताजी महान थे और बेहद खुददार इंसान थे, वो काफी खुददारी से जिए, इसलिए मैं कभी उनकी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। भाई हमारे याहिको भाई की भी कहानी काफी ज्यादा दर्द भरी है, तो इस पे पर एक वीडियो बननी चाहिए। पर अब आदमी को गुस्सा आ चुका था जिसके गोटो से याहिको भाई ने गन्ने का जूस निकाल दिया था, और अब वो अपनी कटाना निकाल कर याहिको पर हमला करने ही वाला होता है। पर बताओ बताओ कौन आने वाला है? सही पहचाने, तुम्हारा और हमारा सबका चहीता काइसेन। काइसेन दरवाजा तोड़ता हुआ एकदम सुपर हीरो वाला एंट्री लेता है और एक लात जमा कर उस आदमी को मारता है। फिर उनका बॉस कहता है, अबे तू कौन है? सारे लड़के को अंदर बुलाओ और मार डालो इसे। पर काइसेन कहता है, क्या भाई, किसको बुला रहे हैं? अच्छा वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो इसलिए मैंने उन्हें लोरी सुनाकर सुला दिया। और ये सुनकर तो हमारे काका की चिड़िया उड़ जाती है।
और चड्डी गीली और पीली दोनों हो जाती है। काइसन कहता है मैं बस बच्चों को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए भाई। पर वो पीछे वाला आदमी कहता है यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सही कहते हैं भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काइसन अपनी तलवार से उसको एक हेलीकॉप्टर शॉट मारता है और वो सीधा बाउंड्री के बाहर। जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर काइसन कहता है मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे में से एक आदमी भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और ये बात सुनकर तो उस चेहरे के काका का रंग ही बदल जाता है। वो कहता है अरे भैया तुमने क्यों तकलीफ की, हमको फोन कर देते, हम खुद आ जाते लड़के को छोड़ने घर, मैं कोई बुरा इंसान थोड़ी हूँ। फिर काइसन याहितो के पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो ना बच्चे, दरअसल मैं गुंडों के हर एक ग्रुप में ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा होता है। यहाँ याहिको काइसन पर ही फायर हो जाता है, बोलता है तुझे किसने बोला था बचाने के लिए, मैं अकेला ही संभाल लेता रहा इन लोग को, जानता है क्या तू कौन हूँ मैं, इनको तो मैं अकेला ही हरा सकता था। अच्छा बच्चू रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अगर 1 मिनट भी लेट होता ना वो तो तेरी गर्दन कहीं और शरीर कहीं और मिलता। पर खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी लड़के ने काफी कुछ सह रखा है। कैसे कहता है माफ करना मैंने तुम्हें फिर से कमजोर समझ लिया, पर ठीक है मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे चोटों पर दवाई लगा दूंगा यार। फिर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, पर एक आदमी काइसन पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो काका समझदारी दिखाकर उनको रोक देता है और कहता है अबे पागल है क्या, लड़ने जाएगा तो 3 महीने तक आंख नहीं खुलेगी तेरी। मैंने उसकी आंखों में कातिल देखा जो एक दो लोगों को मारने के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के मारने के बाद बनता है। तुम उससे लड़ोगे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे, एक बच्चे के बदले वो हमारी जान बख्श रहा है, ये तो फायदे का सौदा है। काका समझदार है वैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें याहिको और काइसेन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर चलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ याहिको उस आदमी लोग को काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है और याहिको कहता है मुझे तलवारबाज बनना है ताकि मैं तुम्हारी मदद के भरोसे ना बैठा रहूं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम काओरू को देखते हैं जो कि यहाँ याहिको और काइसेन के इंतजार में खड़ी होती दरवाजे के सामने। अरे भाई कब आएंगे लोग, मुझे भूख लग रही है। और तभी वो लोग आ जाते हैं और फिर काइसेन याहिको को कहता है कि अब से मिस काओरी तुम्हारी तलवारबाज की टीचर है। और ये सुनकर तो उन दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है। यही तो कहता है क्या मैं तलवार सिखाना सीखूंगा, वो भी इससे, काली चुड़ैल से। फिर काओरी कहती है मैं इस घमंडे बच्चे को सिखाऊंगी, पागल है क्या भाई तू। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, काओरू याहिको को तलवार चलाने के लिए तलवार देती है पर याहिको उसे फेंक देता, बोलता है मुझे काइसेन से तलवारबाजी सीखनी है। पर यहाँ काइसेन साफ मना कर देता है कि वो अपनी टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाएगा और कहता है बेहतर यही होगा कि याहिको काओरी से सीखे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एकेडमी में आए होते हैं अपने एडमिशन के लिए, क्योंकि ये बात चारों तरफ फैल गई थी कि काइसेन ने अकेले ही सभी तलवारधारी पुलिस को हरा दिया है। पर काइसेन सभी स्टूडेंट के पास जाकर कहता है काओरी जो ट्रेनिंग करती है वो टेक्निक मैं यूज नहीं करता, मैं अलग टेक्निक यूज करता हूँ जो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहूंगा। अगर तुम काउरी की टेक्निक सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो। पर ये बात सुनकर वहां पर एक आदमी भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, काउरी कहती है अगर तुम उस दिन उन सभी स्टूडेंट को नहीं भगाए होते तो आज मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट होते। पर काइसेन उसे समझाता हुआ कहता है जो स्टूडेंट गलत फहमी की वजह से यहाँ आए थे वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 6 महीने रुकते, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए उनका ना होना ही ठीक है। काइसेन कहता है उसके बजाय तुम उन्हें सिखाओ जो तुमसे सीखना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं दो लोगों को जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन वापस काउरी की तरफ आता है, वो याहिको को ढूंढ रही होती है और कहती है पता नहीं ये गंदा जवान वाला बच्चा कहाँ चला जाता है। पर ये सभी बातें याहिको छत पर बैठकर सुन रहा होता है और वो काउरू को अपनी चप्पल फेंक कर मारता है और बोलता है हाँ भैया मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही हो, तुमसे तलवारबाजी सीखने से अच्छा तो मैं खुद ही सीख लूंगा। फिर हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो गुंडों से बचकर काउरू के एकेडमी में आ जाते हैं। काउरू उनसे पूछती है ये चोट कैसी लगी। तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं जो इन दोनों को आदमी का पीछा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं अब तुम नहीं भाग सकते, तुम दोनों तो मरोगे। पर काउरी उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है और आखिर उसका स्टूडेंट्स का पीछा क्यों कर रहे हैं। पर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं और काउरी उन दोनों को काफी आसानी से पेल देती है। काउरू फिर से हीरा और अरागी से पूछती है कि आखिर क्या चक्कर है। वो लोग कहते हैं कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर शहर में हंगामा कर रहे थे, पर जब उन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। अब वो लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं और फिर तभी हम देखते हैं
कि और भी काफी सारे गुंडे उन लोग के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कावरू सभी को घर के अंदर चलने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर उन गुंडों का लीडर आ जाता है और कहता है लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा कि इस सामाजिक गैंग की बेइज्जती करने का इंतजाम क्या होता है। यहाँ कावरी घर के अंदर याहितो को बता रही होती है कि ये लोग मंजू गुरेन गैंग से हैं, जो कि याकुजा से ज्यादा बेरहम और पर दिक्कत ये है कि वो लोग ऐसे समय पर आए हैं जब काइसेन वहां पर नहीं है। और ये सुनकर तो यही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, पूछता है आखिर वो गया कहाँ है काइसेन। कावरी बताती है काइसेन काइसेन को तो मैंने बाजार भेजा है शक्कर नमक लाने के लिए। यही को उससे कहता है अबे तू पागल है क्या, यही समय मिला था तुझे, एक साथ सब सामान मंगा लेती क्या। फिर वो दोनों लोग कहते हैं अब हम क्या करेंगे मिस कावरू। यही को कहता है देख भाई हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते और हमें मत घसीट, ये सब तेरी मुसीबत है, तू अपने सिर ले ले। कावरू कहती है नहीं यही को इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। यही को कहता है अरे वो पगलेट लड़की तो थोड़ी सी पागल है क्या जो तू इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। और फिर यही को अपना भाई कहता है तुम दोनों जब यहाँ आए थे तभी तुमसे शराब की बदबू आ रही थी, इसका मतलब यह है कि शराब उन लोगों ने नहीं तुम लोगों ने पिए थे और हंगामा भी तुम्ही ने किया होगा भाई। फिर कावरू उन लोगों से पूछती है कि क्या यही को सच बोल रहा है और उन दोनों की लड़के की आंखें शर्म से झुक जाती है, इसका मतलब सब कुछ सामने है। यही को अपना भाई सही बोल रहा था, लड़का भले ही खड़ूस है मगर दिमाग का यूज कावरी से ज्यादा करता है। और अब उसके बाद वो दोनों लड़के माफी मांगने लगते हैं, तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस सामाजिक गैंग वालों ने एक लकड़ी की तोप ला ली होती है और वो उन लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो पूरा तबाही मचा देंगी शहर में। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लड़के को बाहर भेजेंगे पर वो लोग खुद ही अंदर आने लगते हैं और यही को कहता है तुम उन दोनों को लेकर जा सकते हो, इनसे हमारा कोई लेता देना नहीं। पर उनका लीडर कहता है तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सभी को समेट लिया जाएगा, सजा तो तुम सभी को मिलेगी। पर कावरू कहती है तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो पर इन तीनों को छोड़ दो, और जाकर सामने खड़े हो जाती है। पर जैसे ही इस समाज के गैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आता है यही को उड़ के एक लात मारता है और बोलता है इन बुजदिल जैसा मैं नहीं हूँ, मैं खड़ा होकर नहीं देख सकता, समझ रहे हो ना। फिर वो उनका लीडर उन पर हमला करने वाला होता है और फिर बताओ बताओ कौन आया, सही बोले हमारा भाई काइसेन। काइसेन कहता है मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है पर मैं तुम्हारे इस तोप को देखकर जानना चाहूंगा कि तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। पर वो लोग काइसेन को देखकर अपनी तोप उसकी तरफ चला देते हैं पर अपना भाई बिना कोई हिचकिचाहट के वहीं पे खड़ा रहता है और काफी रफ्तार से उस तोप के गोलों को दो टुकड़ों में काट देता है। और ये देखकर तो उन लोगों की चड्डी गीली पीली नीली हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग जो भी बात हुई थी काइसेन को बता देते हैं कि ये सीन था भाई, देख लिया हमारी कोई गलती नहीं थी। काइसेन उन दोनों लोगों से कहता है ठीक है तुम दोनों जा सकते हो पर हाँ अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम लोग यहाँ के स्टूडेंट थे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हमारा याहिको भाई भी काओरू को अपना टीचर मान लेता है। और तो एपिसोड की शुरुआत में हमें याहिको को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वहीं पर काइसेन अपनी शॉट से लकड़ियों को काट रहा होता है। इससे याहिको डिस्टर्ब हो रहा होता है और कहता है अरे बस कर भाई, घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि जब कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके सामने लकड़ियां नहीं काटते, और लकड़ियां काटनी भी है तो कुल्हाड़ी से काटना, इतनी सफाई से क्यों काट रहे हो। और जब मैं कहता हूँ कि तलवारबाजी सिखा दो तो मैं अपनी नानी माँ याद आती है। पर तभी वहाँ पर काओरू आके उन्हें शांत करती है और उन्हें एक पेंटिंग दिखाते हुए कहती है अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। पर ये बात जितनी मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आई उतनी याहिको और काइसेन को भी नहीं आती है। फिर काओरू बताती है कि हमारे खाने पीने और खर्चे का इंतजाम हो गया है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो बताती है कि साफ सफाई करते समय उसको उसके दादाजी की बनाई एक पेंटिंग मिली जो कि काफी ज्यादा रेयर थी और इसे बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। याहिको कहता है कितनी लालची है भाई, ये वैसे सही में है। और ये सुनकर काओरू याहिको को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर एक टपली देती है और कहती है जब देखो बकवास करते रहते हो, कभी तो सीधी बात कर लिया करो। और फिर से उनकी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ काइसेन सोचता है कहाँ आ गया यार मैं इनके बीच में। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि एक रेस्टोरेंट पर बैठ के एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और इनसे बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं काइसेन और काओरू
काओरी याइको सभी उस रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ की ऑनर काओरी को देखकर कहती है, अरे आप कैसी है मिस काओरी? काओरी कहती है, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। वो ऑनर कहती है, ये आदमी आपको बॉयफ्रेंड है क्या? पर काओरी इस बात से मना करती है और कहती है, ये हमारे एकेडमी का गेस्ट है। और वो लोग उन लोगों के सामने वाली टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ वो आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी बहस कर रहे थे। रेस्टोरेंट के ऑनर उनसे कहती है, उन पर ध्यान मत दीजिए, वो सब बावली बैल है। पर तभी उन कार्यकर्ता में से एक आदमी बहस करता हुआ गुस्से में आकर अपने पॉट फेंक कर मारता है, जो कि सीधा जाकर काइसेन के सर पर लग। और इस बात से गुस्सा होकर याइको उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि काइसेन से माफी मांग लो, और उन्हें नशेड़ी भी कहता है। पर इस बात से वो आंदोलन के कार्यकर्ता अफेक्ट हो जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ की ऑनर उन सभी को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे मारकर साइड कर देते हैं। पर हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने उस ऑनर को गिरने से बचा लिया होता है, और उन लोगों से कहता है, लोकतांत्रिक आंदोलन का मकसद कमजोर लोगों की मदद करना ही है ना, इसलिए तुम्हें कमजोर लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये बात सुन उन सभी कार्यकर्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर वो सभी लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से सबसे हट्टा कट्टा आदमी वो उस लड़के पर हमला कर देता है, और उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपने हाथ में हथियार भी छुपा रखा था, और वो काफी खुश होता है कि उसने उस लड़के को हरा दिया। पर उस लड़के को उस आदमी के हमले से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और अब देखते हैं इस हट्टे कट्टे आदमी ने उस पर हमला किया था, उसके हाथों में ही चोट लग जाती है। पर ये होने के बाद भी वो लोग नहीं मानते, क्या करे, किस्मत में ही मार खाना लिखा हुआ भाई के। वो लड़का कहता है, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा तो तुम मर जाओगे, तेरे लिए तो मेरा एक उंगली ही काफी है। और वो लड़का जब अपनी एक उंगली से उसे मारता है तो कार्यकर्ता दूर जाकर गिरता है, और ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर उस कार्यकर्ता का एक साथी उस लड़के को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है, पर तभी काइसेन उसके पीछे जाकर कहता है, जब तक तुम हाथापाई कर रहे हो तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी तलवार निकालने की कोशिश भी की तो फिर मैं बीच में आऊंगा, और तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा। काइसेन कहता है, लोकतांत्रिक आंदोलन बहुत अच्छी चीज है, पर इससे सरकार को सुधारने से पहले तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम घर चले जाओ पैसे देकर। उसके बाद वो दोनों लोग अपने उस घायल साथी को कंधों पर उठाकर घर लेकर जाते हैं। फिर वहाँ वो ओनर उस लड़के को शुक्रिया करती है। लड़का कहता है, ये लड़ाई मेरी खुद की थी और ये मेरा फैसला था, तो आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए। उसके बाद वो लड़का काइसेन से पूछता है, अरे वो तलवारबाज, तुम्हारा सिर तो ठीक है ना? काइसेन कहता है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। वो लड़का कहता है, अब मुझे समझ आया, तुमने जानबूझकर हमले से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर तुम हटते तो इस लड़की को चेहरे पर काफी ज्यादा गहरी चोट लग सकती थी। काइसेन कहता है, नहीं, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। पर वो लड़का कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? पर काइसेन मना कर देता है, नहीं भाई, आज नहीं, कहीं और। वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम कभी भी लड़ने के लिए आ सकते हो, मैं शहर के बाहर ही रहता हूँ, कोरुत्सुगिया में। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ की ऑनर आती है और वो कहती है, उस लड़के ने बिना पैसे दिए ही चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो कि काओरी के घर को हड़पना चाहते थे। वो लोग काइसेन से बदला लेने के लिए उसी लड़के के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि वैसे तुम लोग जेल से कैसे छूटे? वो बुढ़ऊ कहता है, हमारी नफरत ने हमें ताकत दी, अगर वो आदमी ना आया होता हमारे काम के बीच में तो अभी तक हमारा काम हो चुका होता। और इस लड़के का नाम है जानजा, मुझे भी अभी पता चला। जानजा उस बुढ़ऊ से पूछता है, क्या वो काइसेन ताकतवर है? मैं किसी कमजोर से नहीं लड़ता। वो बुढ़ऊ कहता है कि काइसेन ही वो मशहूर तलवारबाज पत्तोसाई है, और ये जानकर तो जानजा तुरंत काइसेन से लड़ने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं वो बुढ़ऊ और उसका भाई जानजा के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर 2 हफ्ते बाद भी उसका कोई अता पता नहीं होता, और उस बुढ़ऊ का भाई जानजा को गाली देने लगते हैं। पर तभी जानजा उन्हें आकर एक टपली देता है, और जानजा को देखकर वो पूछता है, पिछले 2 हफ्ते से तुम कहाँ थे? वो बताता है कि वो लड़ाई करने के लिए गया हुआ था, और अपनी तलवार उठाकर निकल जाता है काइसेन के पास। और हम काइसेन को देखते हैं जो कि मस्त आराम से याइको के साथ बैठकर चाय बिस्कुट खा रहा होता है। पर तब यहाँ दरवाजे पर जानजा आ जाता है और खड़ा हो जाता है, जैसे वो उसे लड़ने की चुनौती दे रहा हो। और ये देखकर काइसेन भी अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है। पर जब वो देखता है कि बाहर जानजा है तो वो उससे कहता है, अच्छा तुम हो, पर मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। पर जानजा कहता है, मेरा नाम जानजा है और मैं किराए का गुंडा हूँ,
और मुझे तुमसे लड़ने का काम दिया गया है और मुझे ये भी पता है कि तुम ही मशहूर तलवारबाज बत्तोसाई हो। और ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चल गया भाई काइसन के बारे में। वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में अंदरूनी बातें पता करने की कोशिश की पर मुझे कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिना तैयारी के लड़ने चला आया। और यहाँ हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि काइसन और जंजा को छिपकर देख रहे होते हैं। वो मास्क वाला आदमी बुढ़ऊ से कहता है जंजा बत्तोसाई को मार भी पाएगा कि नहीं। और बुढ़ऊ कहता है मुझे पता है कि जंजा उसे नहीं हरा पाएगा पर हाँ वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देगा और इसी का फायदा उठाकर हम उसे मार देंगे। और फिर वो अपनी पिस्तौल दिखाता है जो कि उसने अभी खरीदी थी। फिर हम काइसन को देखते हैं जो जंजा से कहता है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें जुल्म देखना और सहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे उसूलों से काफी ज्यादा अलग है। फिर ऐसा क्या हुआ था इसकी वजह से तुम ऐसे बन गए। जंजा कहता है छोड़ो वो सब बात, अगर तुम्हें सच में जानना है कि मुझे क्या हुआ था तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। और जंजा कहता है कि हर शाही योद्धा कमीना है और वो बस फालतू की बातें ही करते हैं और वो उन सभी से नफरत करता है। काइसन कहता है ठीक है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ पर मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हें उन गुरुमा भाइयों ने भेजा है ना। जंजा कहता है नहीं पहचान गए। और फिर वो लोग उन्हें सामने आने के लिए कहते हैं और वो दोनों भाई पहले तो हिचकिचाते हैं और फिर उनके सामने आ जाते हैं। जंजा को पता था कि ये दोनों भाई कोई ना कोई तिकड़म करेंगे इसलिए वो उनसे हथियार मांगता है और वो बुढ़ऊ अनजान बनने की कोशिश करता है पर जंजा उसके पास से पिस्तौल खोज लेता है और इसे तोड़ देता है और उन्हें ये कहता है कि अब मेरी लड़ाई है तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाना। फिर जंजा कहता है ये जगह काफी छोटी है इसलिए मैं अपने हथियार का यूज नहीं कर पाऊंगा और उसे किसी खाली जगह पर चलने के लिए कहता है और काइसन भी मान जाता है और फिर वो लोग खुली जगह पर जाने लगते हैं। काइसन याहीको से पूछता है मेरी असलियत जानकर हैरान हो गए थे ना। याहीको कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उतने डरावने नहीं हो, बल्कि अब मुझे समझ आ रहा है तुम जैसे योद्धा को राक्षस के जैसे ताकतवर होना चाहिए। याहीको जंजा को तलवार को देखकर कहता है उस हथियार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई भाला है, तुम तलवार से भाले का मुकाबला कैसे करोगे। काइसन जंजा कहता है ये कोई भाला नहीं है बच्चे, बल्कि उससे भी शानदार चीज है। वैसे ही बातें करते हुए लोग नदी के किनारे एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जंजा अपने हथियार को दिखाता है कि काफी ज्यादा भारी भरकम तलवार होती है और ये एक जान बाटो है। और फिर वो लड़के एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जंजा पहले हमला करता है पर काइसन उस हमले से बचकर उसे काउंटर अटैक करता है और जंजा दूर जाकर गिरता है। सभी लोग को लगता है काइसन ने उसे हरा दिया और धूल हटती है और हम देखते हैं जंजा अभी भी ठीक होता है। यहाँ काउरी कहती है अब मैं समझ गई, इसकी खूबी इसके बेशुमार ताकत नहीं है और ना ही इसकी जान बाटो तलवार है, बल्कि इसकी खूबी तो है ये किसी भी खतरनाक हमले को सह सकता है। जंजा कहता है असली लड़ाई अलग होती है जिसमें धारदार तलवार का इस्तेमाल ना हो और यहाँ माहिर तलवारबाज नहीं जीतता बल्कि वो जीतता है जो ज्यादा मार खा सकता है। और काइसन कहता है ये बात तुम तब कहना जब मेरे हमलों के बाद तुम अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सको। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम काइसन और जंजा को आमने सामने खड़ा देखते हैं। यहाँ उस बुढ़ऊ के भाई को ऐसा लग रहा होता है कि अगर जंजा पर काइसन के हमले का कोई असर नहीं हो रहा तो वो काफी आसानी से जीत जाएगा, पर वो बुढ़ऊ कहता है अभी तो थोड़ा सा बैल बुद्धि है क्या, देख काइसन उसके जान बाटो के हमले से काफी ज्यादा आसानी से बच रहा है। जंजा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो काइसन को नहीं हरा सकता। उसके बाद हम फिर से उन्हीं दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा माहौल एकदम ही शांत हो जाता है। फिर काइसन अपना दाया पैर हिलाता है और फिर जंजा काइसन पर हमला कर देता है। जंजा काइसन पर काफी सारे हमला करता है पर काइसन उससे काफी ज्यादा आसानी से बच रहा होता है। अब काइसन को भी एक परफेक्ट पोजीशन मिल जाता है जंजा पर हमला करने का और वो कहता है तुम्हें मेरे एक हमले से तो कुछ भी नहीं होगा पर मैं तुम पर काफी सारे हमला करूंगा। और ये कहकर वो धड़ाधड़ जंजा पर हमला करने लग जाता है और जंजा फिर से दूर जाकर गिरता है और इसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और सभी लोगों को लगता है कि जंजा तो गयो। काइसन कहता है देख भाई तेरी जान बाटो का वजन काफी ज्यादा है इसलिए तो इससे कुछ गिने चुने हमले कर सकता है, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से घुमाकर, पर यहाँ मैं इससे काफी आसानी से बच सकता हूँ। जंजा अपने मन में सोचता है ये बंदा बेहतरीन ही नहीं उससे ज्यादा है, ये तो उससे भी बढ़कर है जो मुझे लगा था, ये इतना पावरफुल होगा मैं सोचा नहीं था। भाई सोच क्या आना चाहिए था ना। काइसन कहता है अब ये लड़ाई यहीं पर बंद करते हैं, चुपचाप आसानी से अपनी हार मान ले। और फिर हम जंजा का एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं एक सेना की टुकड़ी को और सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन लोग हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि ये सेना फौजी है जो शाही सेना के आगे चलती है और घूम घूम कर अपना लगान अदा करने की बात कर रही है। फिर हमें बताया जाता है कि सन 1868 में तोबाफुशी जंग के तुरंत बाद सिखियो फौज ने एक राष्ट्रीय दल बना जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो असली में फौजी
नहीं थे और वो शाही फौजी के जाने से पहले वहाँ की छानबीन करते थे और मुख्य फौजी की मदद करते थे। सिखियो दल का कप्तान सोजो सगारा उत्तर की तरफ तोसांदो में पहुंच गया और क्रांतिकारी योद्धाओं की तरफ से जमीन का लगान अदा करने का पैगाम दे रहा था। उसके बाद सगारा को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और तभी उसके पास जानजा आता है जो कि अभी छोटा होता है और वो कहता है, कप्तान सगारा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सगारा जानजा के गांव की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये कितने शानदार बात है ना, उनके पास जगाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए खाना है। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहाँ खाने के लिए खाना नहीं होता, पर अब सरकार बदलने के बाद कमजोर लोग भी खुश रह पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सगारा और उसके साथियों को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसका एक साथी बताता है कि सरकार के सेनापति ने उसकी फौज को नकली फौज करार दे दिया है और हर इलाके के पलटन को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया है। दूसरा साथी कहता है, सरकार ने जमीन का लगान करने का वादा किया था पर अब सरकार के पास पैसा ना होने के कारण ये वादा करना नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए वो हमारी फौज को नकली करार देकर ये जता रही है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। सगारा कहता है, हम सरकार के सेनापति के खिलाफ तो नहीं जा सकते, फिलहाल हम सिहामू में चौकी के पास जा रहे हैं बात करने, पर सगारा जानजा और कोत्सुओ को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम दोनों अभी छोटे हो और मैं तुम्हारी जान की रिस्क नहीं ले सकता। और फिर काफी देर हो जाती है, यहाँ जानजा सगारा का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद कोत्सुओ आती है और कहती है सगारा को कुछ हो गया है और जब जानजा सभी लोगों को हटाता हुआ सामने जाकर देखता है तो सगारा का कटा हुआ सर सामने रखा होता है और ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जानजा। सभी लोग उसे गद्दार समझकर गाली दे रहे होते हैं और जानजा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, हम जानजा को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। ऐसे उसे देखकर सोचता है, लगता है इसमें फिर से जान आ गई है। जानजा कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला और खड़ा होकर काइसेन पर हमला कर देता है। पर यहाँ काइसेन सोच रहा होता है, मेरे वार खाने के बाद भी इसमें इतनी ताकत बची है, ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है। और तभी वो बुढ़ाऊ अपनी पिस्तल से काइसेन पर हमला कर देता है और काइसेन नीचे गिर जाता है। उस बुढ़ाऊ को लगता है कि काइसेन अब निपट गया और खुश होने लगता है, बल्ले बल्ले निपटा दिया। पर तभी काइसेन खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि गोली उसकी तलवार पर लगी होती है, हैंडल पर इस बार वो बुढ़ाऊ अपनी दोनों पिस्तल निकालकर कावरी की तरफ पॉइंट कर देता है और अपने भाई से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। पर जैसे ही उनका भाई उन्हें पकड़ने के लिए जाता है, जानजा अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो कि उसके नाक को चीरती हुई जाती है। जानजा कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी लड़ाई में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। काइसेन उस बुढ़ाऊ से कहता है, तू तो सच में नाली का ही कीड़ा है। तभी उस बुढ़ाऊ को अपने दोनों पिस्तल से उस पर हमला करता है पर काइसेन काफी तेजी से जाकर उसका माथा फोड़ देता है। उसके बाद जानजा और काइसेन फिर से एक बार आमने सामने होते हैं। जानजा कहता है, चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और अपनी जान बाटो को आसमान में जोर जोर से घुमाने लगता है। यही को पूछता है, आखिर ये बहन का कर क्या रहा है? कावरी कहती है, ये खुद इतना ताकतवर है और ये अपनी जान बाटो को घुमा रहा है, ये अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहा है। काइसेन कहता है, इतने कम ताकत में मुझे हराना नामुमकिन है, ये बात तुम्हें समझने में समय लगेगा। फिर वो उस दोनों तलवार आपस में टकराती है और काफी तेज रोशनी निकलती है। हम देखते हैं कि जानजा की तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है। फिर काइसेन अपनी फाइनल मूव करता है और उस पर हमला करता है, पर अभी भी जानजा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और काइसेन उसकी तारीफ करता हुआ कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे हमले खाकर भी सीधा खड़ा हुआ है, पर तुम में जरा भी ताकत नहीं बची है, तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। पर जानजा कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ और काइसेन को लड़ने के लिए करता है। पर काइसेन उसके पास जाकर एक पंच मारता है और उसे समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम गलत आदमी से लड़ रहे हो। आखिर सिखियो फौजी के लिए जरूरी क्या था, क्रांतिकारी योद्धाओं से लड़ना या खुद क्रांति लाना? समाज को बदलो। फिर जानजा शाही फौज और काइसेन के बारे में काफी कुछ बुरा बोलता है, पर कावरी और याही को उसे समझाते हैं कि काइसेन वैसा नहीं है जैसा सब कहते हैं, वो समाज में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए वो अब फालतू की लड़ाई बंद कर रहा है और तुम भी अपनी फालतू की लड़ाई बंद कर दो। काइसेन कहता है, जानजा क्रांति की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और मैं अपने इस तलवार से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और वहां से जाने लगता है। जानजा को काइसेन में अपने कप्तान की झलक दिखती है जो अभी भी क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद जानजा वहां लेट जाता है और कहता है, मैं इस आदमी से कभी नहीं जीत पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कावरी, काइसेन और याहिको को एक साथ दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं। कावरी कहती है, जानजा को काफी गहरी चोट लगी है और उसको रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। काइसेन कहता है, नहीं कहा,
आज तक मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूं ना, उनमें से वो सबसे ज्यादा बेहतर था। मुझे उसके साथ पूरी पावर लगानी पड़ी थी। और ये सुनकर वो दोनों उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। फिर वो लोग फिर से उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं जानजा फिन उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जिसे उसने पिछली बार मारा था। फिर जानजा उन लोगों को देखकर कहता है, अरे मेरा इलाज कराने के लिए शुक्रिया। मेरी खूबी ये है कि मैं कितनी भी मार खा लूं पर मुझे कुछ भी नहीं होता। और ये सुनकर वो तीनों उसकी चोट पर छूते हैं और जानजा की हालत खराब हो जाती है। पर जानजा कहता है, तुमने मुझे काफी कुछ कहा था पर कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम उन बाकी सही योद्धा जैसे नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हारे आस पास रहकर तुम्हारे जानकारी हासिल करूंगा। और कैसन कहता है, अरे यार मुझे फिर से एक अतरंगी आदमी मिल गया। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर मस्त मच्छी फ्राई खा रहे होते हैं, पर ये खाना जानजा को पसंद नहीं आता। तो फिर क्या, वो चालू कर देता है कौरी की बुराई करना। पर अपनी कौरू भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी कह दिया, एक तो फ्री में बैठकर खा रहा है, ऊपर से मुझे ही सुना रहा है। पर इन दोनों की लड़ाई में हमारा भाई केनशिन फंस जाता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि केनशिन से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग जो कि घर के अंदर बैठे होते हैं। केनशिन उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वो उनकी क्या मदद कर सकता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस बार सभी पुलिस ऑफिसर्स की इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए वो चाहता है कि सभी लोग इस बात को राज रखें। और बताता है कि उन्हें एक गुंडे को पकड़ने में केनशिन की मदद चाहिए। उस गुंडे का नाम है गुरुगासा और वो उन शाही लोगों को निशाना बनाता है जो कि राजनीतिक कारोबार और सरकार में है। वो लोगों को लेटर भेजकर टाइम बताता है और उसी टाइम पर आकर उन्हें मार देता है। वो एक माहिर तलवारबाज है जो पिछले 10 सालों से अपना वादा पूरा करने में नहीं चुका। काओरू कहती है वो बस शाही योद्धा की जान ले रहा है, इसका मतलब उसे उनसे नफरत है या फिर वो क्रांति लाना चाहता है। वो ऑफिसर कहता है ऐसा हो सकता है, पर उसे बड़ी बात यह है कि गुरुगासा को लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। वो ऐसे शाही योद्धा को मारता है जो काफी हाई पोस्ट पर हैं और सिपाहियों को उसकी हिफाजत करनी ही पड़ती है। शाही योद्धा खुद की पहुंच और पैसा लगाकर अपनी फौज खड़ी कर देते हैं और गुरुगासा को उन सभी को मारकर लोगों के पहरे तोड़कर उन तक पहुंचना काफी ज्यादा पसंद है। और पिछली बार वो किसी को मारने गया था तो उसने 37 लोगों को जान से मार दिया था और 56 लोग घायल हुए थे, इसलिए हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। और काइसेन भी मान जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। वो उसने यहाँ अपनी पूरी फौज बुला ली होती है और वो ऑफिसर से कहता है कि अब उसे किसी भी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास काफी सारे लोग हैं और इस बार वो पूरे देश की सबसे ताकतवर आर्मी को अपने साथ लाया है। वो ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गुरुगासा काफी ज्यादा खतरनाक तलवारबाज है, पर ये मोटा मानता ही नहीं है। वो कहता है मेरे क्रांतिकारियों की लड़ाई में खुद को गोलियों से बचाकर एक मामूली तलवारबाज मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। पर तभी वहाँ पर केनशिन आता है और कहता है मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। और केनशिन को देखकर उस मोटे की तो हालत ही खराब हो जाती है। केनशिन उससे कहता है अब तो आप काफी ज्यादा रोब वाले हो गए हैं मिस्टर तानी, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मैंने जब बाकुमोत्सु दौर में आपको तलवार की बाढ़ और गोलियों की बौछार से बचाया था। जानजो उन योद्धाओं को देखकर कहता है ये आपकी सबसे ताकतवर फौज है, मुझे याद है मैंने कम से कम एक न एक बार तो इन सभी को हराया ही होगा।
और ये सुनकर तो उस मोटू के पैर तले जमीन खिसक जाती है और उसके सोल्जर भी जानजा से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद वो मोटा मान जाता है और उसके बाद वो सभी लोग बाहर में कुछ लोगों को तैनात कर देते हैं वहाँ की रखवाली करने के लिए। गोरोगासा का इंतजार करने लगते हैं वो लोग बैठ के, और जैसे ही समय पूरा होता है गोरोगासा नीचे तैनात सिपाहियों को मार देता है। केंसन यहाँ सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है कि गोरोगासा आ चुका है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और अब समय भी पूरा हो चुका होता है और सभी गोरोगासा का इंतजार करने लगते हैं। और तभी वहाँ गोरोगासा कुछ आदमी को मारता हुआ खिड़की से एंट्री लेता है। फिर हम काओरू को देखते हैं जिसे केंशिन और जानसा की फिक्र हो रही होती है और उसे इसी बात की वजह से नींद नहीं आ रही होती। और फिर हमें गोरोगासा को दिखाया जाता है जो कि काफी बैडेस्ट लुक दे रहा होता है। केंशिन कहता है, सानो तुम सब लोग मिस्टर तानी की रक्षा करो, मैं इस गोरोगासा से निपटता हूँ। पर इस मोटे आटे की बोरी की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो सबसे कहता है कि सब लोग उस पर हमला करो और जो गोरोगासा को मारेगा वो उसे 4 गुना पैसा देगा और एक हायर पोस्ट भी देगा। और 4 गुने पैसे और हायर पोस्ट की लालच में काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। गोरोगासा स्पीड को देखकर जानजा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी गोरोगासा अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसमें सभी लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, पर वहाँ जानजा मूव कर पा रहा होता है और इस बात से गोरोगासा काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और तभी उस पर केंशिन हमला कर देता है और यहाँ उसको ही चोट लग जाती है। केंशिन कहता है, बाकुमोत्सु दौर में एक बार मैं क्योटो में था, वहाँ मैंने एक आदमी के बारे में अफवाह सुनी थी। वो एक ऐसा आदमी था जो किसी भी दल का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ खून खराबा पसंद करता था। और तभी गोरोगासा की टोपी 2 टुकड़ों में कट जाती है, मतलब केंशिन ने भी हमला किया है भाई। गोरोगासा कहता है, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है कि तो गिरी बत्तोसाई। फिर हम देखते हैं कि वो अपने टेक्निक का केंशिन पर यूज करता है और केंशिन काफी आसानी से उसे तोड़ देता है और कहता है, ये टेक्निक मुझ पर काम नहीं करेगी तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो। पर तभी वो उस मोटे आटे की बोरी पर हमला कर देता है, पर जानजा बीच में आकर गोरोगासा की तलवार को तोड़ देता है और उस मोटे आटे की बोरी को बचा लेता है। पर गोरोगासा अपनी दूसरी तलवार से उसे जख्मी कर देता है और फिर वो काफी तेजी से खिड़की के पास जाकर कहता है, मुझे आज काफी ज्यादा काम है और मुझे पर काफी ज्यादा मजा आया। अब मेरा शिकार ये मोटे आटे की बोरी नहीं है बल्कि तुम हो बत्तोसाई। और फिर वहाँ से भाग जाता है। केंशिन जानजा से पूछता है क्या वो ठीक है, और वो सभी जख्मी लोगों को इलाज करवाने के लिए कहता है उस पुलिस ऑफिसर से और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जानजा और टाइसन काफी सारे बातें करते हैं। जानजा कहता है, दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा मेरे साथ है तो मुझे किस बात की डर, हम जरूर जीतेंगे। पर केंशिन कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है क्रांतिकारी योद्धा, पिछले 10 साल के दौरान मैंने कसम खाई है कि मैं अब किसी को भी जान से नहीं मारूंगा। पर वो गोरोगासा आज भी बेझिझक लोगों की जान ले रहा है और एक बत्तोसाई के लिए, बत्तोसाई मतलब किलर होता है, एक बत्तोसाई के लिए ये काफी बड़ी बात होती है। जानसा कहता है, हाँ पर मैं इस हालत में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर केंशिन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस गोरोगासा से खुद ही निपट लूंगा, पर मैं तुमसे बस एक मदद चाहता हूँ। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। जानजा घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि कावरी बाहर ही सो रही होती है। यही को बताता है कि कावरी कल रात से थोड़ा सा भी नहीं सोई। जानजा उसे उठाता है पर कावरी उठते ही उन दोनों के सर पे ही टपली दे देती है और वो केंशिन के बारे में पूछती है। जानजा बताता है कि केंशिन अभी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि गोरोगासा अभी केंशिन के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने कहा है कि जब तक वो वहाँ है मैं उसकी जगह ले लूं। पर कावरी पूछती है कि केंशिन आखिर गया कहाँ है। जानजा बताता है कि वो नदी किनारे है और गोरोगासा उसे वहीं मिलेगा। और फिर कावरी निकल जाती है केंशिन के पास और यहाँ केंशिन देख रहा होता है गोरोगासा को और वो गोरोगासा का इंतजार करते करते काफी ज्यादा समय हो चुका होता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और जब वो पलट कर देखता है तो वो कावरी दीदी को देखता है जो कि अपने रौद्र रूप में होती है। केंशिन उसे देखकर कहता है, गोरोगासा से ज्यादा खतरनाक तो ये लग रही है। और फिर क्या, काओरू केंशिन को डांटने लगती है और उसे बिना बताए आने के लिए काफी कुछ सुनाती है और फिर काओरी वहीं रुकने की जिद करती है। पर केंशिन उसे समझाता है कि लड़ाई के बीच अगर उसे किसी को बचाना पड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। और ये सुनकर काओरू घर जाने के लिए मान जाती है पर उसे अपना रिबन देते हुए कहती है, तुम वादा करो कि ये रिबन मुझे वापस करोगे। जैसे ही केंशिन उस रिबन को लेता है और उससे वादा करता है, गोरोगासा रेस तरीके सलमान भाई की तरह आता है और काओरी को उठाकर नाव पर फरार हो जाता है और उसे लड़ने के लिए एक लेटर भी छोड़ जाता है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, हम लोग 1K की काफी ज्यादा करीब है और हम लोग का चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। तो अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।
तो हे गाइस, क्या हाल चाल। आई होप तुम लोग बढ़िया होगे, देन आगे भी बढ़िया रहना। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो में 2000 या 3000 से ज्यादा व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे वीडियोस को भले ही लाइक ना करो मगर शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरी वीडियो को रीच मिल सके। और तुम्हारा ये छोटा सा कदम मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम गोरुगासा को देखते हैं, जो कि बैठकर मस्त अपना सुट्टा पी रहा होता है और काओरू से कहता है, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें किडनैप तो किया है पर मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। काओरू बोलती है, मैं जानती हूँ तुमने मुझे इसलिए अगवा किया है क्योंकि तुम केंशिन को कमजोर कर सको। गोरुगासा उसका जवाब देता है कि उसने उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि केंशिन को गुस्सा है और वो पहले की तरह ही तो गिरी बत्तोसाई बन जाए, क्योंकि केंशिन अभी काफी ज्यादा कमजोर है और वो उसे काफी आसानी से हरा सकता है। काओरू कहती है, केंशिन काफी ज्यादा ताकतवर है, शायद तुम नहीं जानते। गोरुगासा कहता है, ये बात जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती। फिर हमें गोरुगासा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताता है कि उसे बत्तोसाई को क्योटो में बाकुमोत्सु दौर के समय देखा था और कहता है, मैंने बत्तोसाई के सिर्फ किस्से सुने थे पर हम लोग भी शिनसेनगुमी से थे तो मुझे लगता था कि एक अकेला आदमी हमें नहीं हरा सकता, पर मैं गलत था। उसने पलक झपकते ही मेरे 3 साथियों को मार दिया और शायद मैं उस पर हमला करने जाता तो मेरा भी वही हाल होता। केंशिन गोरुगासा से कहता है, अगर तुम्हारे साथियों ने क्रांतिकारी योद्धाओं पर जान लेने की कोशिश की तो उनसे कह देना कि मैं आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। गोरुगासा कहता है, पर अब समय बदल चुका है, मैंने बहुत सारी जाने ली हैं और अब मैं भी उसी की तरह एक बत्तोसाई हूँ। फिर तभी 12 बज जाते हैं और केंशिन वहां पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। उसके बाद केंशिन गोरुगासा आमने सामने खड़े होते हैं और अब हमने देखने को मिलने वाला है एक काफी ज्यादा आइकॉनिक और नेक्स्ट लेवल फाइट। यहाँ गोरुगासा केंशिन को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर केंशिन भी एक के बाद एक काफी खतरनाक हमले उस पर करता ही जाता है। गोरुगासा अपनी पैरालाइज स्किल का यूज करता है पर उसका केंशिन पर कोई असर नहीं होता। केंशिन यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में होता है। काओरू उसे देखकर सोचती है, ये वो केंशिन नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ये तो पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ केंशिन गोरुगासा से कहता है, तुम्हारे इस टेक्निक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। पर तभी गोरुगासा अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है, पर केंशिन उस टेक्निक को काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उसके सभी हमलों से बच पा रहा होता है। पर गोरुगासा बीच में ही अपनी टेक्निक को बदल देता है और उस पर हमला करता है, जिनसे केंशिन जख्मी हो जाता है और गोरुगासा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। गोरुगासा कहता है, तुम थोड़े बेहतर तो हो गए पर अब भी तुम कमजोर हो, और उसे गुस्सा दिलाने का सोचता है और वो गुस्सा दिलाने के लिए काओरू पर अपने पैरालाइज टेक्निक का यूज करता है और कहता है, इस पर मैंने एक ऐसी स्किल का यूज किया है जो इस लड़की के फेफड़े को फेफड़ा बना देगी, मतलब इस लड़की का फेफड़े काम करना बंद कर देंगे और ये 2 मिनट में दम तोड़कर मर जाएगी। पर ये तोड़कर केंशिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पलक झपकते ही गोरुगासा पर हमला कर देता है और इसको नाक तोड़ देता है। और यहाँ हम काओरू को देखते हैं जिसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। केंशिन कहता है, अगर तुम्हें मरने से डर लग रहा है तो तुम काओरू को अपने टेक्निक से आजाद कर दो। पर यहाँ गोरुगासा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसके बाद वो एक पत्थर के पास जाता है और उसे काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। पर अब केंशिन भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था और कहता है, कोई फायदा नहीं, अब चाहे तुम जो चाहे हमला कर लो, पर मैंने तुम्हें मारने का मन बना लिया है। और वो अपने अटैकिंग फॉर्म पर आ जाता है और इस फॉर्म को देखकर गोरुगासा के तो पसीने छूटने लगते हैं और कहता है, ये तरीका तो बत्तोजुत्सु से हमले का है। और फिर हमें बत्तोजुत्सु के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे तलवार को म्यान से निकालते हुए हमला किया जाता है और इस तरह तलवार को निकालने से उसकी रफ्तार 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक हमला है कि दुश्मन का मरना इसमें तय है, क्योंकि इस हमले का जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता दुश्मन को। और यहाँ गोरुगासा सोच रहा होता है, बत्तोजुत्सु से मौत होनी तय है, पर अगर इससे मैं बच पाया तो फिर मैं ही जीतूंगा। और वो केंशिन पर हमला कर देता है और अपने मन में सोचता है, बत्तोसाई तुम्हारी तलवार की बाहरी तरफ में धार नहीं है, इससे तुम्हारी रफ्तार में फर्क आएगा और इतना सा रफ्तार पे फर्क मुझे जीत दिला सकता है। और हम देखते हैं कि केंशिन उस पर हमला कर देता है और गोरुगासा उसके अटैक से बच जाता है और खुश होने लगता है। पर केंशिन अपने म्यान से उस पर हमला कर देता है और गोरुगासा दूर जाकर गिरता है। केंशिन कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक बत्तोजुत्सु हमला करने वाले में से है, और इसलिए मेरा नाम लोगों ने बत्तोसाई रखा है। मैंने तुम्हारी कोहनी की हड्डियों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है, इसलिए तुम अब तलवारबाजी नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। पर वो ऐसा करने से हिचकिचा रहा होता है। पर गोरुगासा कहता है, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? अगर तुमने काओरू
अगर तुम्हें काओरू को मेरे टेक्निक से आजाद करना है तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। और जब काइसेन उस पर हमला करने ही वाला होता है काओरू खुद को उस टेक्निक से आजाद कर लेती है और काइसेन को रोक देती है और कहती है तुम फिर से कातिल नहीं बन सकते। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है और ये देखकर काइसेन दौड़कर उसके पास जाता है। काओरू कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी आवाज पहले जैसी हो गई है। पर तभी कुरोकासा काइसेन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कल वो बेवकूफ लड़का मेरी टेक्निक से आजाद हुआ वो तो ठीक था, पर ये पतली दुबली लड़की आजाद हो गई। लगता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। और यहाँ काइसेन कहता है हार मान लो जिने, अब बस तुम्हारा एक ही हाथ काम करता है और उससे तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर हम देखते हैं कुरोकासा खुद को ही मार लेता है और कहता है लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा था ना यही इस जंग की असली अंजाम देगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया मुझसे पूछताछ होगी और ऐसा हुआ तो उस सरकारी अधिकारी बने आदमी का नाम आ जाएगा जिसने मुझे किलर बनाया था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता था इस दौर में लोगों को किलर की जरूरत नहीं होगी? किलर लोगों को अपनी मर्जी से मारता है लेकिन वो अपना शिकार कभी अपनी मर्जी से नहीं चुनता। और मैंने इस नियम को तोड़ा इसलिए मेरी हालत इतनी बुरी है। और फिर वो मर जाता है। केंशिन कहता है काओरू हम वापस चलते हैं। सिपाही पुलिस का काम उन पर छोड़ देते हैं। रास्ते में काओरू केंशिन से जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। केंशिन काओरू को शुक्रिया करता हुआ कहता है फिर अगर तुम नहीं आई होती तो मैं फिर से वही खतरनाक हितोगी रिबन तो सही बन जाता। और फिर केंशिन उसकी दी हुई रिबन को उसे वापस करता है। और केंशिन की चोट की वजह से उसमें काफी सारे खून के धब्बे लग चुके होते हैं और वो पूरा तरह खूनम खून हो चुका होता है। इस बात के लिए काओरू काफी ज्यादा गुस्सा करती है और केंशिन को सजा देने के लिए कहती है। फिर केंशिन वहां से भागने लगता है और वो उसके पीछे दौड़ती है। इसी तरह वो लोग दौड़ते भागते घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ केंशिन कसम खाता है तो कभी भी पहले जैसा किलर नहीं बनेगा। फिर हम देखते हैं याही को और जानजा को जो कि उनका इंतजार कर रहे होते हैं अभी भी बाहर बैठकर ही सो रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।